एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त है बड़ी बहस का। मुजफ्फरनगर दंगों को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु अखिलेश सरकार से बेहद नाराज हैं। मुस्लिम संगठनों ने अखिलेश सरकार को बर्खास्त करने की मांग तक कर डाली है। आज आगरा में समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में अखिलेश सरकार के मंत्री आजम खान नहीं पहुंचे। बताया जा रहा है कि दंगों को लेकर आजम भी नाराज चल रहे हैं, लेकिन रामगोपाल यादव ने कहा है कि आजम नाराज नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या मुलायम को मुस्लिमों की नाराजगी भारी पड़ने वाली है। मुजफ्फरनगर का माहौल तो धीरे धीरे पटरी पर लौट रहा है, लेकिन दंगे की वजह से मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की गाड़ी पटरी से उतरती दिख रही है। बताया जा रहा है कि पार्टी के बड़े नेता और राज्य के मंत्री आजम खान अखिलेश से नाराज हैं। सूत्र बता रहे हैं कि नाराजगी की वजह से वो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने आगरा नहीं आए। वैसे पार्टी नाराजगी की खबरों को सही नहीं मान रही। ऐसा है कि बहुत सारे लोग नहीं आए, ऐसी कोई बात नहीं। उनको दूसरा कोई काम हो सकता है, लखनऊ काम हो सकता है। सरकार के कई मंत्री यहाँ हैं। सूत्र बता रहे हैं कि दंगों को लेकर जिस तरीके से अखिलेश ने नरमी दिखाई, उससे आजम खफा है। आजम के करीबी सूत्रों का कहना है कि अखिलेश ने कर्फ्यू लगाने के फैसले में देरी की, जिससे माहौल खराब हुआ। बताया जा रहा है पार्टी की तरफ से कि उनकी ट्रेन छूट गई थी। हालांकि आजम खान के करीबी सूत्रों का यह दावा है कि उनकी तबीयत नासाज थी, इसलिए वो आज यहां पर नहीं आ पाए। लेकिन कुछ दिनों पहले जब मुजफ्फरनगर हिंसा की शुरुआत हुई थी, उस वक्त भी आजम खान ने एक स्टेटमेंट जारी किया था और कहा था कि जो प्रशासन का जो रवैया था, उनका जो जिस तरह से पूरे मामले को टैकल किया गया, वो उससे नाराज थे। ऐसा नहीं कि अखिलेश से नाराज सिर्फ आजम खान है। मुलायम सिंह जिस मुस्लिम समुदाय के रहनुमा माने जाते हैं, उस समुदाय के कई बड़े नेता और धर्मगुरु अखिलेश से इस्तीफा मांगने लगे हैं। उनको जो है खुद से रिजाइन करना चाहिए, और अगर वो खुद से नहीं करते हैं, आर्टिकल 341 का सेंटर को यूज करके उनको हटा देना चाहिए। मुसलमानों का एतमाद मुलायम सिंह पर से या समाजवादी पार्टी पर से उठ गया है और इसका बहाल होना बहुत मुश्किल है। मुलायम सिंह को इसके लिए 10 बार सोचना पड़ेगा, वरना मैं समझता हूं कि मुलायम सिंह का फ्यूचर खत्म हो जाएगा। दंगों को लेकर राज्यपाल की रिपोर्ट ने भी अखिलेश के फैसले पर सवाल उठाए हैं। अब आजम जैसे मंत्री भी नाराजगी जता रहे हैं। हालांकि पार्टी में ऐसे कई बड़े नेता हैं जो अखिलेश को क्लीन चिट देने में जुटे हैं। मुझे लगता है कि ये पूरी जानकारी मुख्यमंत्री तक नहीं अच्छी तरह पहुंचाई गई होगी, वरना मुख्यमंत्री ने जरूर उस पर एक्शन लिया होता। निचले स्तर के अफसरों को सजा मिलना चाहिए। बयानबाजी की जगह का धैर्य से सब लोग काम लें। भावावेश में बयान इसमें बहुत अच्छा नहीं। विरोधियों से लेकर अपने तक अखिलेश हर किसी के निशाने पर हैं। कांग्रेस के नेता तो यहां तक कह रहे हैं कि मुजफ्फरनगर के जरिए अखिलेश उसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं जिस पर 2002 में गुजरात चला था। बीजेपी और सपा दोनों मिलकर सत्ता में आने का गुजरात का जो मॉडल है, उसको मुजफ्फरनगर के अंदर इम्प्लीमेंट कर रही है। वैसे मुलायम मुजफ्फरनगर में हुए दंगों को सांप्रदायिक हिंसा नहीं मान रहे। मुलायम की नजर में जातीय दंगा था, जिसमें 34 लोगों की जानें गई हैं। वहाँ दंगा तो नहीं हुआ है, तो ये जाति संघर्ष था। दंगा था, और ये 16 आने सच है कि इसमें 34 लोगों की मौत हुई है। सरकार की ओर से लाख सफाई दी जाए, लेकिन सच यह है कि जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, वो नहीं निभाई गई। सवाल ये कि अब पार्टी के अंदर भी बगावत की चिंगारी भड़की है, तो अखिलेश इस्तीफा देंगे? और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं कि क्या मुसलमानों की नाराजगी मुलायम सिंह यादव को भारी पड़ने वाली है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आपको बता दें, हमारे साथ इमाम उमेर अहमद इलियासी साहब मौजूद हैं, जो चीफ इमाम हैं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। इसके अलावा हमारे साथ सुधांशु मित्तल जी मौजूद हैं बीजेपी से। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से अखिलेश सिंह मौजूद हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से अंजुला सिंह महौर मौजूद हैं। मेरे सहयोगी विजय विद्रोही भी हमारे साथ इस चर्चा में शरीक रहेंगे। हमारे साथ इसके अलावा और भी मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले इमाम साहब, आपसे मेरा सवाल कि जिस तरह की बातें अभी तक निकलकर सामने आ रही हैं, आजम खान की बात निकलकर सामने आ रही कि वो नाराज़ हैं, इसके अलावा महमूद मदनी हो या बाकी और धर्मगुरु, वो नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं, सरकार को बर्खास्त करने की मांग कर रहे हैं। क्या ये नाराज़गी मुसलमानों की पूरे राज्य में फैलेगी? क्या ये भारी पड़ेगी मुलायम सिंह यादव को? देखिए, मैं सबसे पहले इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि ये जो भी कत्ल हुए हैं, जो मैं इसे किसी एक मज़हब के साथ जोड़कर कभी नहीं देखता कि मुसलमान हो या हिंदू हो। देखिए, कत्ल जो है किसी का भी, वो इंसान का कत्ल है, और कोई भी इंसान का कत्ल अगर इंसान कर रहा है तो इससे बड़ा शैतानियत
कोई और हो नहीं सकती है। जहाँ तक बात इनके सियासी मामलों में है, तो जहाँ तक सभी जानते हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के मुद्दे पर, मुसलमानों की वजह से आज हुकूमत के अंदर है। अगर आज उनके लिए सबसे बड़ा इम्तहान की घड़ी ये है, क्योंकि इन्होंने अब तक जो भी बात कही है मुसलमानों के प्रति, जो भी मामलात आए हैं, तो ये इनका सबसे बड़ा इम्तहान इस बार होगा। क्या इस इम्तहान में वो पास हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? ये लेकिन ये कहकर कि मुसलमानों के आधार पर समाजवादी पार्टी टिकी है, उनके कारण सत्ता में आई, ये कहना कहां तक आपका जायज बनता है? ऐसा नहीं लगता कि ये इस तरह की बातें कहकर आप उस अखिलेश सरकार पर और ज्यादा दबाव डाल रहे हैं कि आगे भी ऐसी घटनाएं हो तो उनके जितने तमाम प्रशासनिक अधिकारी हैं वो स्वतंत्र रूप से कोई फैसला लेने से पहले ये सोचें कि इससे मुसलमान तो नहीं नाराज हो जाएगा, ये तो नहीं नाराज हो जाएगा? दरअसल सबसे यही हमारा कहना है कि आप जो है आज अभी आपने 2 रोज पहले देखा होगा अखिलेश जी को कि वो टोपी पहनकर वहाँ अभी दिखाए गए। तो टोपी पहनकर या रुमाल पहनकर क्या दिखाना चाहते हो? क्या मुसलमानों की कौन सी सहानुभूति लेना चाहते हो? ये वक्त है कुछ करने का। अभी क्या है कि जो भी जुल्म हुआ है किसी के साथ, मैं पर्टिकुलर किसी मजहब का नाम नहीं लेता हूं कभी, मैं इंसानों की बात कर रहा हूं। चाहे कोई भी इंसान का कत्ल हुआ है, किसी का घर जला है, किसी की दुकान लूटी है, किसी के घर बर्बाद हो चुके हैं, आखिर उसका जिम्मेदार कौन है? लेकिन आपको लगता है कि नाराजगी है मुस्लिम समुदाय में, और वो नाराजगी को अगर नहीं दूर किया तो वो भारी पड़ने वाली है समाजवादी पार्टी को? हमारे साथ अंजुला सिंह महोर मौजूद है समाजवादी पार्टी से। अंजुला जी, समाजवादी पार्टी को ये नाराजगी क्या भारी पड़ने वाली है? कि मुलायम सिंह यादव को ये नाराजगी भारी पड़ने वाली है? जी नमस्कार, मैं धन्यवाद करती हूं कि आपने मुझे बुलाया है। और नेताजी को मुस्लिम्स की नाराजगी भारी पड़ेगी ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। नेताजी हमेशा मुस्लिम्स का, हिंदुओं का, सबका ख्याल रखते हैं। वो सर्वमान्य नेता हैं, उनको सारे लोग स्वीकार करते हैं और उनकी व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी। अंजुला जी अभी के जो हालात है ना, उन हालात के तहत बात करते हैं। अभी जो हालात है उसके तहत नाराजगी है। अगर मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है तो वो नाराजगी क्या आगे चलकर जो लोकसभा के लिए सपने देख रहे हैं मुलायम सिंह यादव, उसको भारी पड़ने वाली है उन सपनों पे? देखिए, नेताजी ने कभी कोई ऐसा काम नहीं करा जिससे मुस्लिम्स नाराज हों, जिससे कोई भी वर्ग, कोई भी संप्रदाय, कोई भी वर्ग नाराज हो। मैं समझती हूँ नेताजी सारे लोगों की हितों को ध्यान में रखकर काम करते हैं। हमारी सरकार सारे लोगों को साथ लेकर चलती है और कभी किसी का अहित ना हो ऐसा ध्यान रखती है। ठीक है, तो मुस्लिम्स नाराज होंगे ऐसा नहीं मैं मानती, और मुस्लिम्स भी नेताजी को बहुत पसंद करते हैं। ठीक है, आप नहीं मानती कि ऐसा है और ऐसा होगा कि नाराज है और उसका खामियाजा उठाना पड़ेगा? सुधांशु मित्तल जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। क्या मुलायम सिंह यादव को नुकसान होगा और क्या आपको फायदा होगा इससे? अभी आपने मौलाना साहब का सुना जब उन्होंने कहा कि अखिलेश टोपी पहन के और रुमाल लगा के ये दिखाना चाह रहे कि वो मुसलमानों के हितैषी हैं। तो ये जो सारी मानसिकता है ये बहुत सांप्रदायिक मानसिकता है। यहां सब चीजों को हिंदू मुसलमान वोट बैंक, इस परिप्रेक्ष्य में ये सरकार देख रही है सापा की। आप इस सापा की सरकार के एक एक कार्य देखिए और फिर अपने आप निर्णय करिए कि ये सापा सरकार राजधर्म का पालन कर रही है। और बीजेपी इस चश्मे से नहीं देखती है किसी भी बात को। बिल्कुल, प्रश्न इस समय हो रहा है कि सरकार क्या कर रही है। जब भाजपा के बारे में आपको चर्चा करनी हो तो उस समय करिएगा, उस समय खुल के जवाब दूंगा मैं। यहां जो हो रहा है यूपी के अंदर, एक ऐसा सांप्रदायिक माहौल बनाया गया है जिसमें तुष्टीकरण की राजनीति करके बात तो ये वहां का सारा माहौल खराब कर दिया। सुधांशु जी, नहीं, बात ये, मैंने सवाल आपसे पूछा था कि मुलायम सिंह यादव को अगर मुसलमानों की नाराजगी का नुकसान होगा तो क्या बीजेपी को फायदा भी होगा? जब ध्रुवीकरण हुआ है, तब तक बीजेपी को भी फायदा हुआ और मुलायम सिंह को भी फायदा हुआ है। आज प्रश्न ये है कि जिस समय सांप्रदायिक माहौल खराब हो गया है और इस तरह के दंगे हो रहे हैं, यहां नुकसान देश का हो रहा है, जनता का हो रहा है, आदमियों का हो रहा है, प्रदेश का हो रहा है। पहले उस नुकसान की चिंता करिए, किसका फायदा होगा वो बात की बात है। और इसको लाशों पे राजनीति करना ठीक नहीं है कि राजनीति फायदे से क्या लाशें गिननी है हम लोगों को। प्रश्न ये हो रहा है कि कानून व्यवस्था का खौफ बिल्कुल खत्म हो चुका है। क्यों? क्योंकि सारी राजनीतिक सांप्रदायिक राजनीति हो रही है। लेकिन आगे बढ़े, चर्चा करें उससे पहले आप इरफान का कार्टून इस मुद्दे पर देख लीजिए। और कार्टून क्या कहता है देखिए।
साइकिल है और हवा कम नहीं है। पंक्चर हवा चेक कराने के लिए पहुंचे हैं, लेकिन हवा कम नहीं है, यहाँ तो पंक्चर ही हो गई है। मुजफ्फरनगर में जो साइकिल है वो उसकी सिर्फ हवा नहीं कम हुई है, वो पंक्चर हो गई है। ये कहता है इरफान का कार्टून, मुसलमान कह रहा है। जी हाँ, और इसी पर हम बात भी कर रहे हैं कि क्या जो मुसलमानों की नाराजगी है वो समाजवादी पार्टी को, मुलायम सिंह यादव को भारी पड़ने वाली है। सुधांशु मित्तल जी कुछ कहना चाहते हैं? जी सुधांशु मित्तल जी, पहले आप कहें, फिर मैं चर्चा शुरू करूंगी। जी, एक जुमला में शुरू से सुनता आया था, ना खुदाई मिली ना बिसाले सनम, जी, ना इधर के रहे ना उधर के हम। सांप्रदायिक राजनीति करेंगे तो जान लीजिए मुसलमान अलग नाराज है, हिंदू आक्रोशित है, आतंकित है। तो जिस सांप्रदायिकता की रोटी सेक सेक के ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले थे, जी, अब दोनों तरफ से सुधांशु जी, और जो कुछ आप कह रहे हैं, ये जो आप कुछ कह रहे हैं वो आरोप आप पे लगते रहे, और अखिलेश जी बहुत मुस्कुरा रहे हैं इस पर। अखिलेश जी, आप सुन रहे हैं, सुधांशु जी कह रहे हैं सांप्रदायिकता की जो राजनीति करेगा वो ना इधर का रहेगा ना उधर का रहेगा। समाजवादी पार्टी के लिए वो ऐसा कह रहे हैं। नहीं, खैर बीजेपी की तो नीति स्पष्ट है, सबको पता है। आज़ादी के पहले से लेकर के अब तक उनमें उनके बारे में कुछ नया बताने के लिए बचा नहीं है। जो यहाँ पे जिक्र हो रहा है उसका हम जिक्र करें। सिर्फ अल्पसंख्यक भाई ही नहीं, उत्तर प्रदेश का हर वर्ग इस सरकार से दुखी है, त्रस्त है और बहुत गुस्से में है। ये ऐसा क्यों होता है? पहली बार जब माननीय मुलायम सिंह जी 89 में आए थे तब भी यही स्थिति थी, तब भी कर्फ्यू लगे थे, गोलियां चली थी, लोग मरे थे 89 में। और अब जब आए हैं तो 24-25 साल बाद यूपी में इतने बड़े स्केल पे दंगे हो गए, इतने बड़े लोग मारे गए हैं, आर्मी निकली है और कर्फ्यू लगी है, बीच में नहीं लगा था। और 89 के 91 के बाद चुनाव हुआ तो फिर बीजेपी आई। अखिलेश, लेकिन आप देखिए 8-10 दिन तक लोग जनसभाएं करते रहे, गुस्सा उसमें बढ़ता गया, लोग आग भरते रहे, चिंगारी 16 बनती गई और प्रशासन को सब कुछ पता था, लेकिन प्रशासन ने एहतियात क्यों नहीं किया? सिर्फ छोटे से झगड़े में क्रिमिनल केसेस हुए थे। लेकिन अखिलेश जी, इसमें तो सामाजिक या धार्मिक उस पर रूप नहीं लिया था। कांग्रेस पार्टी पर लगातार ये आरोप लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत नर्म रुख इख्तियार किया समाजवादी पार्टी की तरफ। आप जो कुछ आज यहाँ कह रहे हैं उस तरह के रवैया नहीं था कांग्रेस पार्टी का समाजवादी पार्टी सरकार की तरफ या अखिलेश की तरफ। सुना आपकी और बसपा के बीच याद करिए, जैसे सुमेरा बसपा के साथ सुमेरा जी जैसे ये हुआ तुरंत गृह मंत्रालय ने बात की, प्रधानमंत्री ने बात की, आर्मी भेजी इमीडिएट, नहीं तो ये और सख्ती बढ़ती गई, केंद्र को 1-1 घंटे पर रिपोर्ट देने की बात की गई, गवर्नर तुरंत सतर्क हुए। अगर इतनी सख्ती केंद्र नहीं बरती होती तो ये जो कुछ कंट्रोल हुआ है ये पता न कब तक क्या क्या ये लोग करते, क्योंकि 8-10 दिनों में जो हुआ लेकिन जो क्या सरकार नहीं जानती थी। ठीक है, इतनी बड़ी बड़ी पंचायतें होने लगी, उन पंचायतों का मूड क्या था सबको पता था, हमें आपको पता था। लेकिन उसके बाद जो राजनीति हो रही है, जो राजनीतिक फायदे की बातें हो रही है, नुकसान की बातें हो रही है, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ शाहिद सिद्दीकी साहब भी मौजूद है। शाहिद सिद्दीकी साहब, क्या मुसलमानों की नाराजगी भारी पड़ेगी मुलायम सिंह यादव को, या इसमें भी उनका कोई फायदा है, जैसा कि लगातार उन पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो यहाँ राजनीति कर रहे हैं, सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं? नहीं, अभी भारी ना भारी पड़ने का कोई सवाल नहीं है। बहुत जल्दी आप ये सवाल कर रही हैं, अभी बहुत देर है, चुनाव में भी देर है, लेकिन ये एक सच्चाई है कि आज उत्तर प्रदेश में कोई भी हो, किसी भी जात, किसी भी बिरादरी का इंसान हो, वो मुलायम सिंह यादव से और सरकार से नाराज है। लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो चुका है। हाँ, मुसलमान जो है वो कुछ ज्यादा नाराज है, और क्योंकि इतने दंगे पिछले 20 वर्षों में कभी नहीं हुए जितने दंगे इनके आने के बाद हुए हैं, और हर मुसलमान अपनी जगह पर असुरक्षित हो गया है। मैसेज ये जाता है कि ये सरकार मुसलमानों के लिए काम कर रही है, जबकि मुसलमानों के विरुद्ध, उनके हितों के विरुद्ध हर जगह काम होता है, और मुजफ्फरनगर आखिरी कील है मुलायम सिंह के ताबूत में। तो इसके बाद मुसलमान की नाराजगी, कुछ नेता शायद उनसे खुश हो जाएं, कुछ मौलवियों को पटा लें, कुछ इमामों को साथ ले लें, लेकिन अवाम जो है, कम से कम पश्चिमी उत्तर प्रदेश का अवाम जो है, वो अब मुलायम सिंह के जरिए बेवकूफ बनने वाला नहीं है। उनको अंदाजा हो गया कि मुलायम सिंह सिर्फ उनकी बात करके उनको जो है लुभाते हैं,
हैं और भाजपा का हवा दिखा के, मोदी का भय दिखाकर उनके वोट समेटने की कोशिश करते हैं। ये राजनीति अब चलेगी नहीं। भाजपा जिम्मेदार है, मोदी भी जिम्मेदार है जो कुछ हुआ है, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि उनके भय से मुलायम सिंह के साथ मुसलमान चला जाए। ऐसा नहीं होगा। भय की राजनीति अब नहीं चलेगी। भय की राजनीति नहीं चलेगी। अंजुला जी से प्रतिक्रिया लेंगे, फिर अब क्या करेंगे मुलायम सिंह यादव? अब उनकी राजनीति पर कितना असर पड़ने वाला है इस तरह के जो हालात पैदा हुए हैं उसकी वजह से? मैं इस पर ये कहना चाहती हूँ जी अंजुला जी, मैं आऊंगी, आपकी प्रतिक्रिया लूंगी। मैं इस पर ये कहना चाहती हूँ कि सांप्रदायिकता का जहर घोलने वाले आज इस तरीके की भाषा बोल रहे हैं, मुखालफत की राजनीति करना चाहते हैं, और लेकिन झटपटाहट सिर्फ इन्हें इसलिए है क्योंकि ये लोग सरकार नहीं बना पाए, इनको जनादेश नहीं मिला। लेकिन अंजुला जी, आपकी सरकार बनी तो आपकी सरकार तुम्हारी समर्थन कर रहे थे, उस वक्त मुलायम सिंह भाग के जा रहे थे, जबकि दोनों वर्गों के लोग बुरे लग रहे हैं आपको, रह रहे थे। कहते हैं कि लेकिन आपकी सरकार बनी तो आपकी सरकार ने किया क्या? उसगुन बोली जंगल सरकार बनी तो आपकी सरकार ने किया क्या? आप तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, बातें कर रहे हैं उलझलू। अंजुला जी, आपने सुना सुधांशु मित्तल जी को, वो कह रहे हैं कि सांप्रदायिकता की राजनीति आप कर रहे हैं और इसका नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। देखिए, हमारे नेताजी हिंदू मुस्लिम दोनों आंखों की तरह स्नेह और लाड़ प्यार करते हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि कल्याणकारी और लाभकारी योजनाओं में 20% का आरक्षण दिया गया। पहली बार ऐसा हुआ कि 12वीं पास करने वाली छात्र और छात्राओं को लैपटॉप हाथ में दिया गया। उनके चेहरे की खुशी, उनके चेहरे की चमक, उनकी ललक, उनका उत्साह, उनकी जिज्ञासा मैंने अपनी आंखों से देखी। अंजुला जी, लेकिन मैंने अपने हाथों से बांटा। सत्ता में आने के बाद एक के बाद एक दंगे भी हुए। दंगे के पीछे की मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कुछ सांप्रदायिक ताकतें हैं जो लगातार दंगा भड़काने का काम कर रही हैं, जिन्हें राजनीति का सिंगल एजेंडा है, एक सूत्रीय राजनीति, एक संकल्प और एक लक्ष्य है। वो चाहते हैं कि दंगे भड़कें जिससे उनकी राजनीति पुख्ता हो। ये रास्ता अख्तियार करना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम दोनों मुजफ्फरनगर में बिल्कुल भाई भाई की तरह रह रहे थे। कहते हैं कि डाल डाल पर खुदा लिखा था, पात पात पर राम, और ये चिरैया उसगुन बोली जंगल जला तमाम। ये लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं और दंगे भड़काना चाहते हैं, सिर्फ उसकी राजनीति करना चाहते हैं। कौन लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं? कि सांप्रदायिक ताकतें जिन्हें पसंद नहीं कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रहें, जो नहीं चाहते सांप्रदायिक ताकतें हैं, तो आप उन्हें उत्तर प्रदेश से तो बाहर हो ही गए हैं, अब केंद्र से भी बाहर होने की बारी आ गई है। यानी वो सांप्रदायिक ताकतें अपनी मकसद में कामयाब होती जा रही हैं और आपकी सरकार मुंसफिल बनी बैठी है। कदम उठाए जिससे ये सारी ताकतें झुक गई। सरकार को तो सांप्रदायिक ताकतों को सरकार को तो कंट्रोल में करना है। हमारी सरकार नहीं की। जी, सुधांशु मित्तल जी इस पर प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। सुधांशु जी, देखिए, यहाँ पे ये नूरा कुश्ती चलती रहेगी। उम्र बीत जाती है एक घर बनाने में और इन्हें शर्म नहीं आती बस्तियां जलाने में। इस पर ये लोग राजनीति करना चाहते हैं। पहले इंसान बनकर देखिए और बाद में राजनीति बोल रहे थे, मैंने कुछ नहीं कहा, मुझे बोलने दीजिए प्लीज। बोले सुधांशु जी। सपा और कांग्रेस दोनों नूरा कुश्ती में लगे हुए हैं। एक दूसरे की इनको जरूरत है और एक दूसरे की खिलाफत भी करनी, राजनीति में जिंदा रहने के लिए। अब आप एक चीज देखिए, अभी अखिलेश भाई ने कहा सबको भला हो, अंजुला जी लोगों को आगे लेकर। अंजुला जी सुन लेते हैं, सुधांशु जी को सुन लेते हैं, फिर आप अपनी बात रखिएगा एक एक करके। जी सुधांशु जी, लेकिन आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस नूरा कुश्ती में लगे और आप लोग कुछ नहीं कर रहे। जी, मैं समझाता हूँ हम लोग क्या करें। पहले की राजनीति करते हैं। सुधांशु जी के पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई बात नहीं है। जी सुन लेते हैं। जी सुधांशु जी बोले। देखिए, 32 अभी तक कम्युनल राइट्स हो चुके हैं। अभी अखिलेश भाई बड़े उससे कह रहे थे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, ये है वो है। अरे भाई, अगर आपने इतना ही था तो अभी तक ये सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर दिया आपने? जिस प्रदेश के अंदर जब से अखिलेश जी आए हैं, लगातार जो है सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। सुन लीजिए, फिर आप अपनी बात रखिएगा ना। मुखालफत की राजनीति करते हैं ये लोग। जी सुधांशु जी की बात सुन लीजिए। संकल्प नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। अंजुला जी, आप उनकी बात सुन लीजिए, फिर आप प्रतिक्रिया दीजिएगा। आप जो कह रही हैं उस पर जवाब तो सुनिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। जी बोले सुधांशु जी। सुधांशु जी की बात इतनी देर से सुन रही हूँ, सिर्फ नहीं, सबकी सुननी पड़ेगी ना, सबकी सुननी पड़ती है। जी सुनिए। जी सुधांशु जी। अच्छा, तो अखिलेश जी से पूछे कि भाई इस सरकार को बर्खास्त क्यों नहीं कर देते हैं आप? जिस सरकार के कार्यकाल में, छोटे से कार्यकाल में इतने सांप्रदायिक दंगे हो गए हैं। अरे यहां जो होता है लैंड माफिया और भू माफिया का काम होता है, और आप जो है दुर्गा शक्ति नागपाल को हटा के कहते हैं ये सांप्रदायिकता का मामला था। जी
तो जहां पे ये मानसिकता हो सांप्रदायिकता का मिसयूज करने की, वहां पे लॉलेसनेस की पराकाष्ठा हो चुकी है। वहां पे कांग्रेस जो है मूड स्पेक्टेटर क्यों बनी घूम रही है? सुधांशु जी, लेकिन आप इतनी पार्टी के जिन विधायकों के नाम सामने आए, बर्खास्त करें। आपकी पार्टी के जिन विधायकों के नाम सामने आए जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, आपने उन्हें बर्खास्त किया? क्या बीजेपी ने उन्हें बर्खास्त किया? जिनके नाम सामने आए, जिन पर भड़काऊ भाषण का आरोप लगा, जिन पर एक वीडियो, फेक वीडियो अपलोड करने का आरोप लगा, क्या उनको बर्खास्त किया आपने? आपने अभी सुनिए, आज आप ही ले दीजिए। हुकम सिंह जी ने कहा मैंने 2 मिनट का सिर्फ भाषण दिया था और कुछ नहीं कहा, और बाकी 3 जने तो बोले नहीं। लेकिन आपने केस किस पे दायर करा? आपने सारे 3-4 जो है भाजपा के विधायक, ये जो षड्यंत्र है, ये इनका षड्यंत्र इसीलिए है कि इनको तमाम सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करनी है। और मैंने कहा अगर भैया उन्होंने करा जेल में डालिए ना, मना किसने करा है? ठीक है, हम तो इनसे लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, कितना दमन करेंगे? अखिलेश जी भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। अखिलेश जी के पास आऊं मैं, उससे पहले इन्होंने राज का भट्टा बैठा दिया है। आज लॉलेसनेस का हाल देखिए। आरोप ये है कि समाजवादी पार्टी पूरे स्टेट के अंदर सिक्योर नहीं है, सरकार ठीक से नहीं चला रही है, कोई सुरक्षित नहीं है। सुमेरा जी 2 एग्जाम्पल अगर मुझे देने का। जी सुधांशु जी, अभी मैं आऊंगी आपके पास, मैं वापस आऊंगी आपके पास। पहले शाहिद सिद्दीकी की प्रतिक्रिया लेने। शाहिद सिद्दीकी जी, आप सुन रहे हैं सुधांशु जी को, आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी को। सुधांशु जी का कहना है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में नूरा कुश्ती चल रही है, हम तो सिर्फ लोगों के हित की बात कर रहे हैं। दरअसल हो क्या रहा है कि क्यों इस तरह के सांप्रदायिक दंगे बार बार हो रहे हैं यूपी में? इनके हित की बात तो अंजुला जी, मेरा सवाल शाहिद जी से था। भाजपा और समाजवादी पार्टी में चल रही है, जनता इन्हें नकार देगी। जी बोले शाहिद साहब। अब ये अगर यहाँ पे डिस्कशन है, कोई सभ्य तो किया जाए, और अगर नहीं है, मछली बाजार है, तो फिर उस तरह से आप कीजिए। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि नूरा कुश्ती का आरोप तो इनके ऊपर लग रहा है। विश्व हिंदू परिषद को दोबारा जिंदगी मुलायम सिंह यादव ने दी है, उनके लीडरों से मिलकर, और जो अयोध्या का मामला था बात का बतंगड़ बनाकर। और लेकिन दिक्कत यह है मुजफ्फरनगर में, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कि भाजपा ये समझ रही है कि उसको फायदा होने वाला है, समाजवादी पार्टी समझ रही है उसको फायदा होने वाला है लाशों की इस राजनीति से। मैं कहना चाहता हूं कि इन दोनों को फायदा नहीं होगा, और अगर किसी को फायदा होगा तो बीएसपी को फायदा होगा, क्योंकि जो हालात बन रहे हैं उसमें लोगों में, मैं जो जमीन के ऊपर देख रहा हूं वो ये है कि बीएसपी के लिए माहौल बन रहा है। तो ये दोनों उल्टा इनके गले की हड्डी बनने वाला है ये दंगा। इस दंगे की राजनीति के जरिए अगर ये खेल खेलना चाहते हैं, और ये सच्चाई है, सब जानते हैं कि मुजफ्फरनगर में भाजपा के जितने एमएलए हैं उन्होंने मिलकर आग भड़काई, झूठा ये सीडी फैलाकर आग भड़काई, लोगों के जज्बात से खेला, और उसके बाद जो माहौल बनाया, बहू बेटी बचाओ सम्मेलन किया। और आज जो है हमारी इस देश की बहू बेटियां थी जो मरी हैं वहां पर, हमला, औरतों के पेट काटे गए हैं वहां पर, कितनी महिलाएं आज भी गायब हैं। जो मुजफ्फरनगर में हुआ है उसकी सच्चाई अभी देश के सामने नहीं आई, अभी सामने आने में समय लगेगा, क्योंकि सन 47 के बाद आज तक इतना बड़ा दंगा नहीं हुआ गांव देहात के अंदर। गांव देहात में पहली बार आग पहुंची है। ये इतनी खतरनाक खेल खेला गया है कि जिसकी कीमत हम सारे भारतीयों को सवाल देनी पड़ेगी। आज जब भारत की अर्थव्यवस्था इतनी खतरे में है, उस वक्त ये खेल खेल रही है भाजपा, उस वक्त समाजवादी पार्टी खेल खेल रही है, उसकी कीमत सबको चुकानी पड़ेगी। जी हाँ, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि फायदा बीएसपी को होगा, ना बीजेपी को होगा, ना समाजवादी पार्टी को होगा, और उन्हें इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा। संक्षेप में अंजुला जी, पहले आपसे, इसका खामियाजा उठाना पड़ेगा आपको, फायदा नहीं होगा जो कुछ हुआ है, और बीएसपी को फायदा होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वैसे देखिए, हम नफा और नुकसान की राजनीति नहीं करते, हम लोग नफा और नुकसान की सरकार नहीं चलाते। हम लोक हित में, जनहित में और कल्याणकारी सरकार चलाने में विश्वास रखते हैं। हमारे मुख्यमंत्री लगातार जनता के हित में काम कर रहे हैं। लेकिन आदरणीय नेताजी वो फैसले लेते हैं जो जनता के हित में है। नफा और नुकसान देखने वाली ये राजनीतिक पार्टियां, लेकिन फिर अमन कायम हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए अभी तक? मुजफ्फरनगर में पहले दंगे नहीं रोके गए, पहले दंगे हुए इस वजह से क्योंकि लापरवाही बरती गई, और उसके बाद अभी तक हालात को काबू नहीं कर पाए आप, तो किस तरह की फिर राजनीति करते हैं? देखिए, तुरंत सरकार ने प्रभावी कदम उठाए, वहां के डीएम एसएसपी बदले गए, तुरंत लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लिया गया,
तुरंत से तुरंत सारी शांति व्यवस्था बहाल की गई। ठीक है, लोगों से अपील की गई। आप ये कह रही हैं, लेकिन ऐसा सबका नहीं कहना है। हमारे साथ इमाम साहब मौजूद हैं। इमाम उमैर साहब, क्या ऐसा हुआ है? क्या फौरन कदम उठाए गए और अब सब कुछ ठीक है मुजफ्फरनगर में, जैसा कि अंजुला जी कह रही है? देखिए जी, बिल्कुल ये गलत बात है। अभी तक जो लोग, हजारों लोग बेघर हैं, उनकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। हजारों लोग बेघर हैं आज भी, उनकी मदद के लिए कोई नहीं आया है, उनकी कोई रिलीफ नहीं पहुंची है अभी तक। सरकार बिल्कुल फेल है वहां पर, दवाएं नहीं पहुंच रही हैं, लाशें पड़ी हैं अभी भी जंगलों के अंदर जिनको उठाया नहीं गया है। ये मैं कहना चाहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी से मैं इस बात को कह रहा हूँ। मेरे पास अभी भी इंफॉर्मेशन आ रही है मुजफ्फरनगर से। तो अभी तक एडमिनिस्ट्रेशन फेल है और मुलायम सिंह सरकार, अखिलेश सरकार टोटली फेल है लोगों को रिलीफ पहुंचाने में। ये सही बात है कि चूंकि अभी मेरे पास भी लगातार सुबह से लगातार फोन आ रहे हैं। गांव मांडी है और उस गांव मांडी से मेरे पास फोन आया, उन्होंने कहा कि इमाम साहब इस वक्त में इस गांव के हालात इस तरह खराब हो गए हैं, वहाँ एक प्रेगनेंसी एक औरत है जिसको बहुत तकलीफ हो रही है, वहाँ बच्चे भूख से मर रहे हैं, वहाँ लोग घरों से भाग के दूसरे गांवों में जा चुके हैं। आखिर बात हम सियासत की नहीं करनी चाहिए, ये सियासी बात नहीं है। यहाँ पर हमें बात अमन की बात करनी चाहिए। अभी क्या करना चाहिए, क्या इक़दामात हो, हमारे क्या कदम ऐसे हों कि जिससे कि वहाँ भाईचारगी कायम हो। यहाँ पर ये बात हमें इस बात की फिक्र करनी चाहिए कि जो हमारी गंगा जमनी तहजीब है उस पर कितना बड़ा फर्क पड़ा है, उसकी बात करनी चाहिए। ये सियासत जो है ये ठीक नहीं है, वहाँ अमन कायम हो, भाईचारगी कायम हो। कोशिशें की गई हैं क्या? कोई कोशिशें की गई हैं कि भाईचारा कायम हो, अमन कायम हो? उसकी बहुत अच्छी बात आपने कही कि कल रात को स्वामी चिदानंद जी परमार्थ निकेतन अमेरिका से फौरन लौटे और सीधा मैं सरकार का पूछ रही हूँ कि सरकार ने क्या कोई कोशिश की है? देखिए, सरकार की तरफ से तो अभी कोई हालात यहाँ नजर भी नहीं आ रहे कि कांग्रेस सरकार ने क्या मुद्दा है। आज भी गांवों के अंदर आर्मी जा नहीं पा रही है, वो कदम अभी तक भी नहीं उठाया गया। विजय, इस तरह के सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं उत्तर प्रदेश में, चुनावी साल है, क्या इस तरह की सांप्रदायिकता और बढ़ेगी? देखिए, एक तो चीजें सच्चाई है कि अगर यूपी में 80 लोकसभा सीटें नहीं होती, अगर दिल्ली का रास्ता यूपी से होते हुए नहीं जाता, अगर बड़े राजनीतिक दलों की इन 80 सीटों पर पूरी पैनी नजर नहीं होती, तो चुनावी साल में इस तरह के सांप्रदायिक तनाव की इतनी घटनाएं नहीं होती। लेकिन जब जब वोटों का ध्रुवीकरण हुआ है, तब तक दो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे 89 से लेकर 91 के बीच में जब बीजेपी ने राम मंदिर वाला आंदोलन चलाया था, तो वोट परसेंटेज 11 से बढ़कर 31 हुआ था, सीटें 57 से बढ़कर 225 के आसपास पहुंच गई थी। और उधर मुलायम जब से कहलाने लगे थे, तब से भी उनका परसेंटेज में इजाफा हुआ था। तो ये वोटों का ध्रुवीकरण का खेल अपनी जगह है, और कांग्रेस बड़ी चालाकी से इसमें ये देख रही है कि कहीं ना अभी जो सुधांशु जी शायद कह रहे थे, या शाहिद सिद्दीकी साहब कह रहे थे कि बीएसपी को सबसे ज्यादा फायदा होगा, तो कांग्रेस बड़ी चालाकी से अब बीएसपी पर भी शायद डोरे डालने की सोच रही है कि वो अपना राजनीतिक फायदा उठा सके। जी हाँ, इस पर सुधांशु जी प्रतिक्रिया भी देना चाह रहे थे। सुधांशु जी, और जो विजय कह रहे हैं, इसका फायदा बीजेपी को ध्रुवीकरण जब भी हुआ है होता रहा है, क्या अगर मुलायम सिंह यादव को नुकसान हो रहा है, जिस तरह की हम बात कर रहे हैं, अगर नाराजगी का उन्हें नुकसान होगा, तो क्या इस ध्रुवीकरण का आपको फायदा होगा? सुमेरा जी, हमारी राजनीति तो विकास की राजनीति है। ये भी अजीब विडंबना है कि जो अपने को सांप्रदायिक हमें कहते हैं, वो तो सांप्रदायिकता की राजनीति कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान की कर रहे हैं, और हम जिनको आप सांप्रदायिक कहते हैं, हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें, हम कह रहे हैं हम तो विकास की राजनीति करना चाहते हैं। तो मैं ये फायदे नुकसान के बारे में जानना ही नहीं चाहता जी। मतलब मुझे नहीं चाहिए ऐसे फायदे जहां पे कि लोगों में आपस में कत्लेआम हो, लोगों में अराजकता हो, लोगों में आक्रोशित हो, आतंकित हो, ऐसे राजनीतिक फायदे नहीं चाहिए। आप मैं मतलब सिर्फ विकास अभी की मैं सुना था अंजना जी को, बड़े उससे ये एक सेकंड सुमेरा जी, बस अभी अंजना जी बड़े उससे कह रही थी कि हम लोग कल्याणकारी योजनाओं के तहत काम करते हैं। मैं आपको 3 कल्याणकारी योजनाएं इनकी बतलाना चाहता हूं। एक ये कि जो आतंकवाद में मुसलमान जो हैं, जिनके ऊपर चार्जशीट करी गई है, उनके चार्जशीट विड्रॉ कर लो। देखिए कितनी कल्याणकारी स्कीम है ये, कि आतंकवादी जो है उसको, क्योंकि वो मुसलमान अगर दिख रहा है तो उसके केस विड्रॉ कर लो। एक, हर थाने के अंदर 2 मुसलमान रखेंगे, कितनी कल्याणकारी स्कीम है ये। हर स्कीम में 20% हम मुसलमानों को फायदा देंगे। ये कल्याणकारी है या मुसलमान राजनीति, वोटों की राजनीति हो रही है? और इसी हरकत ने इस पूरे प्रदेश में एक सांप्रदायिक माहौल पैदा कर दिया है, लोगों के अंदर आक्रोश। इस पर मैं अंजुला जी की प्रतिक्रिया लूंगी, लेकिन लग रहा है हमारा तिरस्कार हो रहा है, हम उपेक्षित हो रहे हैं। लेकिन देश के अंदर, लेकिन जब आप सारी योजनाओं में से सिर्फ यही 3 योजनाएं गिनवाते हैं, तो फिर आपकी कौन सी राजनीति करेंगे? सुधांशु जी, लेकिन सारी योजनाओं में से आप यही 3 योजनाएं गिनवाते हैं, तो फिर उसमें आपकी क्या राजनीति है?
मैं आपको कह रहा हूं कि राजनीति सिर्फ एक है, न्याय हर एक के लिए, तुष्टिकरण किसी का नहीं, ये राजनीति। चलिए, मैं अंजुला जी से जो आप कह रहे हैं उसमें प्रतिक्रिया लेती हूँ, लेकिन अखिलेश जी, जो विजय भी कह रहे थे, जो सुधांशु जी भी कह रहे हैं कि बीएसपी को फायदा होगा, और क्या कांग्रेस पार्टी बीएसपी की तरफ अब बढ़ रही है कि उनको फायदा होगा जो हालात बने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उससे, और कांग्रेस भी उसका फायदा उठाए? कांग्रेस पार्टी किसी फायदे के लिए राजनीति नहीं करती है, वो सेवा भाव से राजनीति करती है। यह स्पष्ट बात बहुत बार लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। उत्तर प्रदेश में अभी तक 100 दंगे हो चुके हैं और लगभग 80 लोग अपनी जानें गंवा चुके हैं इस हुकूमत में। और गुजरात की जो लेबोरेटरी का प्रयोग यहाँ हो रहा है, ये लोग तो करेंगे ही, उसका प्रयास करेंगे ही, लेकिन सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों को कामयाब न होने दें। और जो चीजें घटित हुई हैं अतीत में, उससे शंके के घेरे में सरकार भी आती है, क्योंकि लगता है, लोगों को महसूस होता है, एहसास होता है, और तथ्य सबूत गवाह और सारे चीजों को देखने से बड़े मजे की बात है, कांग्रेस कहती है कि वो सेवा भाव की राजनीति कर रही है, बीजेपी कह रही है वो विकास की राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो लोक कल्याणकारी की राजनीति कर रही है। तो फिर ये दंगे सबको पता है। विजय विद्रोही जी सबको पता है कि कौन इन दंगों की राजनीति कौन करता है, कौन प्रश्रय देता है, सबको पता है। आज क्यों ऐसे हालात हो रहे हैं, उसके रीजंस हैं, क्योंकि आपकी नीयत साफ नहीं है, आपकी नीति साफ नहीं है। लेकिन नीयत किसकी साफ है, नीति किसकी साफ है, नीयत किसकी साफ है, नीति किसकी साफ है, ये सवाल है। हमारे पास इतना ही समय इस चर्चा के लिए। कोसी कला से लेकर के, कोसी कला से लेकर सुमेरा, कोसी कला से लेकर के, कोसी कला से लेकर के, एक मिनट सुमेरा, कोसी कला से लेकर के फैजाबाद, अम्बेडकर नगर और मुजफ्फरनगर में देखिए, सरकार को बर्खास्त कर दीजिए ना। आपकी सरकार केंद्र में बैठी है, बात करती रही, आपकी सरकार केंद्र में बैठी है, गुजरात मॉडल को क्यों रिपीट होने देना चाहती है? आपकी सरकार खुद क्यों नहीं कुछ करती, केंद्र सरकार? हाँ, करे ना बर्खास्त, अगर आप लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सख्ती से कहा गया था, दिखाने के और खाने के और ने हस्तक्षेप करके आर्मी भेजी। ऐसे नहीं होगा, आप ये कहेंगे कि गुजरात मॉडल यहाँ पर दोहराया जाएगा और फिर कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, हमारे पास समय इतना ही है चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए।